सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का 2020 से 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना, इसी को हमने सॉल्व कर रखा है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से दिखे। सेक्शन वाइज लिख रखा है। और गाइस, जो भी आपके इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डाउट है ना, वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर दोगे बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस, एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और इस क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का, इससे तो आएगा ही आएगा, बट मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस कर रखे हैं। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक है, जाकर जरूर चेक करें। वो सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो आपका जो पेपर है ना, वो एकदम इजीली सारा सॉल्व हो जाएगा। 80% आप इजीली सॉल्व कर दोगे जो आपका थ्योरी पेपर आने वाला है। तो गाइस, एक बार उस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और गाइस, देख लेते हैं इन सबके सॉल्यूशंस को, जिसमें जो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये पूछा है डिफाइन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये तो मालूम है कि जो हिस्टामिन है इसका काम क्या है। तो गाइस, जो हमारा हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन जो है वो H1 पे बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, अपना रिएक्शन शो करेगा। जैसे एलर्जी कॉज करता है H1 पे बाइंड होने के बाद, कोल्ड जो है, ये कोल्ड कंडीशन जो है वो शो करता है। रनिंग नोज जो है ये कॉज करता है। तो जो हमारे एंटी हिस्टामिन एजेंट्स जो होते हैं ना, एंटी हिस्टामिन, इनका काम है कि जो ये हिस्टामिन जहां से रिलीज हो रहा मास्ट सेल से, उसको ब्लॉक करो, वहां पे नहीं तो इसको H1 रिसेप्टर से बाइंड होने से ब्लॉक करो। तो गाइस, ये आते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन जो है वो बाइंड नहीं हो पाता है। बाइंड नहीं हुआ तो ये जो कंडीशंस है, कोल्ड, रनिंग नोज, फ्लू, ये सबको ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देते हैं। तो गाइस, ठीक हो जाते हैं जैसा पेशेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर एग्जांपल बताना है, डाइफेन, हाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन, प्रोमिथाजिन, ये सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वो पूछा है रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर। रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको प्रैक्टिस करके ही बना पाओगे। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है इसको। बेंजीन रिंग बनाना है, इमिडाजोल रिंग बनाना है, S डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है एंटी मेटाबोलाइट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो गाइस, इसका बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा फॉलिक एसिड्स है ना, ये फॉलिक एसिड से टेट्राफॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये टेट्राफॉलिक एसिड जो आप देख रहे हो, ये प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स को सिंथेसिस करता है। फर्दर इनका काम है कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाना, और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, और डीएनए से माइटोसिस, यानी सेल का डिवीजन। जो सेल माइटोसिस होता है, वो एक सेल जो होता है वो 2 सेल में कन्वर्ट होता है। तो हमने एंटी मेटाबोलाइट्स किसके अंदर पढ़ रखा है, एंटी कैंसर के अंदर। जो ये कैंसरस सेल है ना, ये फर्दर बहुत तेजी में ग्रो करने लग जाती है। इन्हीं को रोकने का काम है एंटी मेटाबोलाइट्स का। यानी इसको रोकेंगे कैसे, तो इसको रोकेंगे हम यहाँ पे DHFR जो एंजाइम है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो रहा था, इसको हम दे देंगे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग, जो कि मीथोट्रेक्सेट है। मीथोट्रेक्सेट किसके अंदर आता है, फोलेट एंटागोनिस्ट के अंदर आता है। और ऐसे ही हम लोग ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट, जो कि मर्केप्टोप्यूरिन, ये सब हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग है। 5-फ्लोरोयूरासिल, जो कि पायरिमिडिन से न्यूक्लियोटाइड्स बनाने को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, फर्दर ये साइकिल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सेल ग्रो नहीं करेगा। अब गाइस, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये पूछा है को ट्रांसपोर्टर्स इम्पोर्टर्स क्या होते हैं। तो गाइस, दोनों का काम कुछ नहीं है, सेम ही है कि रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। डायरेटिक्स के अंदर हमने कवर अप कर रखा है। को ट्रांसपोर्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, लूप ऑफ हेनले में, और ये सोडियम, पोटेशियम 2 क्लोरीन को रीअब्जॉर्ब करते हैं कि वापस चले जाए, और एक्सक्रीशन नहीं होने देते। सिम्पोर्टर्स का काम क्या है, सेम है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाते हैं सोडियम और क्लोरीन का। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो DCT वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ आपको इतना ही बताना है। सो गाइस, अब जैसा कि यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मिथाइल डोपा। अगर आपको मिथाइल डोपा याद हो किसके अंदर आता है, तो आपको ये मालूम होगा इसका यूजेस क्या होगा। तो इसका यूज करता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो इसका यूजेस तो आपको मालूम चल गया। अब इसके सिंथेसिस करने के लिए जो हमारा हम लेते हैं वो है 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी और फेनाइल एसीटोन। इसको लेंगे, और इसी का नाम हमें याद रखना है। बाकी इंटरमीडिएट का आप नाम ना लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटने वाले, पूरा ही देगा, बट इसका नाम लिखोगे तभी। और फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसको तो पता ही है। तो हमने इसको क्या किया, NH4Cl से हमने कर दिया रिएक्शन, और KCN के प्रेजेंस में। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे NH4 है वो NH2 में आ चुका है, यानी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के हट चुके हैं। और यहाँ से जो हमारा CN है, और यहाँ से आकर के आके अटैच हो चुका है इस कार्बन के से।
अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और सेपरेशन हो जाएगा एल आइसोमर बाई कैम्फर सल्फोनिक एसिड। अब जिसकी वजह से यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पे जो हमारा CN था वो जनरली हट करके यहाँ पे COOH जो है वो आकर के प्रेजेंट हो जाएगा और फाइनली हमारा जो है मिथाइल डोपा बन जाएगा। तो गाइस आप इतना ही मत पढ़ो, एक स्टेप और पढ़ लो, जिसकी वजह से कहीं मिथाइल डोपेट आ गया तो वो भी आप कर पाओ। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 और OC2H5 से कर लेना है रिएक्शन, जिसकी वजह से आपका फाइनल मिथाइल डोपेट में बन जाता है। तो कई सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाला इसमें नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। सिंथेसिस और स्ट्रक्चर दो चीजें आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको पूरा मैट कैम्प इजीली हो जाएगा। थ्योरी पार्ट तो आपने कोलॉजी में भी पढ़ रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना ही मैकेनिज्म में दिक्कत होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लास 1 एंटी अरिथमिक एजेंट्स विद एग्जांपल। तो गाइस ये रहा एंटी अरिथमिक एजेंट्स के जो क्लासिफिकेशन पूछा है, तो सिंपल से आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बना देना है कि क्लास 1 के अंदर जो IA 1A 1B 1C आते हैं। जो क्लास 1 होता है ना, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर, सबके सब क्या काम कर रहे हैं, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो गाइस इसके अंदर जो आता है प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, जिसके अंदर जो ड्रग्स आती है, यहाँ पे देख सकते हो क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाइआइसोपैरामिडिन। वहीं पे जो शॉर्टर रिपोलराइजेशन करते हैं वो लिडोकेन, फिनाइटोइन, और लिटिल इफेक्ट एकदम कम प्रोवाइड करवाते हैं जो रिपोलराइजेशन में वो है प्रोपाफिनॉन और इकेनाइड। तो गाइस सिंपल सा आपको इतना कर देना है और इतने से आपके 2 मार्क्स इजिली बन जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एनलिस्ट द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन CHF। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो सिंपली आपको बता देना कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर डाइजॉक्सिन, डिजोटॉक्सिन, डोब्यूटामिन। जितना एग्जाम्पल लिखोगे ना इसके अंदर उतना इफेक्टिव लगेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर, जिसके अंदर ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर आते हैं। जैसे कि प्रिल वाले जितने होंगे ACE इनहिबिटर में डाल दो और जाटन वाले जितने होंगे उनको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में डाल दो। जनरली AG2 होते हैं ये। तो कैंडिजाटन, लोजाटन, वल्जाटन, कैप्टोप्रिल, लिसनोप्रिल, रामिप्रिल, एनालप्रिल, ये सब लिख सकते हो। बीटा ब्लॉकर में एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल और प्रोपेनोलॉल, ये सब आप कर सकते हो। और आपका मन है, टाइम है, तो स्ट्रक्चर भी बना दीजिए और इफेक्टिव लगेगा, नहीं तो इतना सफिशियंट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो वो है ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल एंड टेडेलाफिल। और गाइस जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये इन्हीं का है। थोड़ा सा टफ है बट क्या कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिल्डेनाफिल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये रहा, और जो टेडेलाफिल स्ट्रक्चर है वो ये रहा। और ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपके प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो गाइस स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करके ही होगा। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायोजोलिडीन डायोन्स का। तो गाइस यहाँ पे थायोजोलिडीन डायोन का हम देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं ना, जो ये ड्रग्स है ना, ये सारे के सारे काम करते हैं PPAR गामा रिसेप्टर पे। जो PPAR गामा का फुल फॉर्म बताऊं तो पैरिक्सो पॉलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर। सारे ड्रग्स इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो ट्रोग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन, ये जाएंगे इस पे बाइंड होंगे। बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है ना, जिससे दिक्कत हो रहा है उसको सिक्रेशन में और उसके काम करने में, उसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन आएगा ब्लड के अंदर। और जो ग्लूकोज है इसको ये अपटेक करवा देगा। अपटेक मतलब कि जो ग्लूकोज है, बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, उसको इधर उधर बांट देगा, जिसकी वजह से अब ग्लूकोज का लेवल काम खत्म। यानी जो ग्लूकोज का बढ़ने से जो डायबिटिक होता है, टाइप 2 डायबिटीज, तो उसको ये कम कर रहा है। तो ये प्रोवाइड करवा रहा है एंटी डायबिटिक इफेक्ट को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेंजोकेन और प्रोकेन के ऊपर पूछा गया है, तो देख लेते हैं बेंजोकेन प्रोकेन के ऊपर। तो गाइस सिंथेसिस देखे तो थोड़ा टफ है। अगर ये जो क्वेश्चन है मेनली ये लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में पूछ के उसका एसएआर पूछ करके तब ये दिया जाता है, बट ये 2 मार्क्स का है, तो आप इसको छोटे में भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, खत्म करना है, बट मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ ताकि मे बी लॉन्ग में आ गया तब क्या करोगे। तो गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन करना पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड को, तो टॉलिन लिया और नाइट्रेशन करवाया, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट बना। केमेनोफोर से ऑक्सीडेशन करवाया, जिसकी वजह से हमारा पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना। अब इससे हम क्या करेंगे, C2H5OH और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड
और इथेनॉल के प्रेजेंस में करेंगे तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग SnHCl से रिडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइनल बेंजोकेन जो है वो बन गया। और यहाँ पे जो है प्रोकेन वो थोड़ा सा टफ है, पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड और थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में करना है। जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना है उसका NN डाइमेथाइल अमीनो इथेनॉल से करवा देंगे। HCl जो है वो लास्ट का Cl जो दिख रहा है HCl से मिक्स होकर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे C2H5 आके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद रिडक्शन करवा देंगे FeHCl के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारा प्रोकेन है वो बन जाएगा। सो गाइस वो हो गया हमारे 2 मार्क्स। अब आते हैं 10 मार्क्स, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, तो इसको क्लासिफाई करना है और यहाँ पे बताना है आपको इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी, और SCR बताना है एंटीहिस्टामिन। जनरली H1 का एंटीहिस्टामिन आ गया तो H1 ही बताना है आपको, और सिंथेसिस सिमेट्रिडीन का। तो एंटीहिस्टामिन के बारे में आप थोड़ा बहुत बता दोगे तो और अच्छा ही है। तो गाइस यहाँ पे आप बता सकते हो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट जो होते हैं ये ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन के रिलीज को। अब आते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे, तो ये इफेक्ट को भी एलिमिनेट करते हैं जो कि वो प्रोवाइड किया हुआ रहता है, जैसे कोल्ड फ्लू ये सब। अब इसके क्लासिफिकेशन आपको ऐसे ही करना है जैसा मैंने किया। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में बंटवारा किया गया है एंटीहिस्टामिन्स को। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर प्रोपाइल अमीन्स, जनरली अभी इसके बारे में समझाऊंगा, और इथेनॉल अमीन्स ये सब आप क्लासिफिकेशन कर लिया। उसके बाद आते हैं प्रोपाइल अमीन। इसका अब एक जनरल स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं ना सब इन्हीं से कवर अप हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें ड्रग्स तो फेनिरामीन क्लोरफेनिरामीन आते हैं इसके अंदर ड्रग्स। अगर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो प्रोपाइल अमीन यानी मीथ इथ प्रोपाइल यानी 3 कार्बन हो गए, और इसके साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे बेंजीन। यहाँ जब भी हमने देखा है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स तो उनका 2 यहाँ पे बेंजीन एराइल ग्रुप होता ही है, चाहे वो बेंजीन रिंग हो चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में NCH3 प्रेजेंट होता ही है। अब बीच में जो है वो 2 या 3 मैक्सिमम 3 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं और मिनिमम 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तो फेनिरामीन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। R की जगह H हुआ तो फेनिरामीन और Cl हुआ तो क्लोरफेनिरामीन। इस टाइप से आपको सारे क्लासिफिकेशन करना है। जैसे इथेनॉल अमीन तो इसके अंदर 2 जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो CH2। अभी इसके अंदर आप देखोगे तो AR क्या है, वही है तो फिनाइल ग्रुप ही है, मैंने यहाँ पे लेकर के अटैच कर दिया। और इसके अंदर जो ड्रग्स आता है डाइफेनहाइड्रामीन और डॉक्सिलामीन डायमंड हाइड्रोनेट इथाइलिन डाइअमीन। इसके अंदर जनरली डाई अमीन पूछा है तो 2 नाइट्रोजन लगाया मैंने। और यहाँ पे जनरली आपको ये चीज तो रिमेम्बर करनी है प्रैक्टिस से ही कि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे RCH2 होगा। R की जगह पे अगर CH6H5 हुआ तो ट्रिपलामीन और CH3OC6H5 हुआ तो मैपिरामीन। और ऐसे ही फिनोथाइजिन है तो फिनोथाइजिन का आप स्ट्रक्चर बनाओगे एक जनरल, और उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं प्रोमिथाजिन ट्रिमेप्राजिन हो गया। पाइप्रेजिन के अंदर भी ऐसे करना है, क्लोरसाइक्लिजिन बुक्लिजिन मैक्लिजिन लिखना है और जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। हेप्टेन्स के अंदर भी जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बनाना है, और इसके अंदर जो सिप्रोहेप्टिन एजाटिडीन है ये सब बनाना है। अब सेकंड जनरेशन में आप सिंपली नाम लिख दो पाइप्राजिन और पाइपरेडिन, जिसके अंदर सिट्रिजिन लिवोसिट्रिजिन आता है और फिक्सोफेनाडिन और लोरेटिडिन आता है इसके अंदर। जनरली आपने इतना स्ट्रक्चर बना दिया है कि जरूरत नहीं है कि आप सेकंड जनरेशन का बनाओ, इतना सफिशियंट है। अब पूछा था इसके साथ SAR, तो SAR के लिए अब सिंपल जो आप जितने भी स्ट्रक्चर देखे हो ना सब इसी से कोरिलेट करो। सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसी से बनेगा जितना भी अभी आपने क्लासिफिकेशन देखा एंटीहिस्टामिन H1 का। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे AR1 AR2 ये जनरली एराइल ग्रुप होते हैं। एराइल ग्रुप में हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, फिनाइल भी आ सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी आ सकते हैं। तो गाइस कोई से भी हो सकते हैं। अगर हेट्रोसाइक्लिक हुआ तो हमारा जो ये कंपाउंड है ना, जो ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है कोई सा भी जिसमें हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पे आकर के अटैच हो जाए, डेट मींस उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। वहीं पे फिनाइल का इंपॉर्टेंट है, फिनाइल हटा तो एक्टिविटी ही नहीं दिखेगी। अगर फिनाइल कम से कम होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, कम से कम। और यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो 2 ही कार्बन चेन होने चाहिए ज्यादा एक्टिविटी के लिए, मोर एक्टिविटी के लिए। अगर 3 हो गया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है अगर ये टर्शरी हुआ तब एकदम हाई जो है वो एक्टिविटी शो करेगा हमारा वो ड्रग। तो वही हमें इसमें देखना। और एक्स की जगह पे हमारा और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि इसके होने से एक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो देखा वो देख लो। यहाँ पे इथाइलिन चेन यानी 2 कार्बन चेन बीच में हुआ तो एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर
यहाँ पे एक्टिविटी डिक्रीजेस कब हो रही है, जब ब्रांचिंग हो रहा है टू अमाइनो इथाइल साइड चेन, जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसकी वजह से जो हमारी एक्टिविटी है वो अब घटेगी। वहीं पे अगर बात करें जो एराइल ग्रुप, एआर ग्रुप देख रहे हो यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया बेंजीनिन हो गया, यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जिसकी वजह से इससे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी इसकी होगी, डॉक्सिलामीन की। अब यहाँ पे एंड टर्मिनल पे अगर जो हमारा नाइट्रोजन है जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे टर्शरी है ये, तो जिसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी है वो एकदम हाई होगी। तो गाइस अब हम देख लेते हैं सिमेटिडीन का सिंथेसिस, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। सिमेटिडीन के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो है इथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट। तो इसको हमने लिया इंटरमीडिएट, मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया, अब इससे हम फॉर्म करेंगे। अब बीच में इंटरमीडिएट्स का नाम लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपको ये हो पाएगा। लिथियम एल्युमिनियम H4 से हम लोग जो है वो इसका रिएक्शन करवाएंगे। अब जब रिएक्शन करवाएंगे तो जनरली आप यहाँ पे देखो जो COS C2H5 है वहां पे CS2OH जो है वो आकर के एडिशन होगा। अब इसके बाद हम लोग SH CH2 CH2 NH2 से करेंगे, तो जो H है वो यहाँ पे आएगा और H2O जो है वो लेके चला जाएगा, यानी एक H 2 H और एक ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देख रहे हो H2O बन गया, तो निकल गया, तो CH2 के साथ सेम ऐसे ही आकर के अटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CH3 और NCN से हम लोग करवा देंगे रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारा SHCH3 जो है वो निकल जाएगा इतना पार्ट। तो जनरली जो हमारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, दो थे ना, तो एक हट जाएगा SCH3 और फिर से एक SCH3 हटेगा और यहाँ पे आकर के NHCH3 ऐड हो जाएगा बाय हेल्प ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय CH3NH2। तो फाइनली हमारा सिमेटिडीन जो है वो आकर के फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पूरा कवर अप अच्छे से कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं, इसमें पूछा है हाइपरटेंशन और डिटेल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एकदम सिंपल सा है, इससे इजी तो हो नहीं सकता क्वेश्चन, और जैसे कि ये आया हुआ है कॉलेज में ऑलरेडी। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन आप ऐसा समझिए कि जो हमारी आर्टरीज का ये जो वॉल देख रहे हो, इस पे जो प्रेशर लग रहा है ना, वो हाई प्रेशर लग रहा है। हाई प्रेशर जैसे कि अगर मैं समझाऊं कि इतना बड़ा ये आपके वेन्स हो गए जो कि हमारे ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो नमक होता है NaCl, वो आकर के अगर अधेयर हो जाए, यहाँ पे चिपक जाए, तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड इतने अच्छे से फ्लो हो रहा था उसका क्या होगा, वो इतने में ही फ्लो करना पड़ेगा। और जब इतने में फ्लो करेगा तो अगर एक पाइप को आप दबाओगे तो क्या होगा, प्रेशर एकदम हाई हो जाएगा, बहुत तेजी से प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारे जो हाइपरटेंशन कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा ब्लड का प्रेशर, ब्लड जो बहता है हमारे वेन से, उसका प्रेशर हाई होता है, तो इसी वजह से तो इसको हाइपरटेंशन बोला गया। हाइपर का मतलब इंक्रीज, ज्यादा, टेंशन मतलब लोड, तो यानी ज्यादा लोड हो रहा है इस टाइम पे। तो गाइस अगर नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 होता है, बट हाइपरटेंशन कंडीशन में 140 जो होता है सिस्टोलिक हो जाता है, डायस्टोलिक 90 अबव हो जाता है। अब इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी आप बता सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में ज्यादा कुछ पूछा नहीं है सिंथेसिस वगैरह, तो आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर प्राइमरी होता है हाइपरटेंशन जिसको हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और सेकेंडरी होता है जिसको हम लोग नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसमें आपको पता है इसके जो कॉजेस होते हैं, ये क्यों होता है हमें हाइपरटेंशन नहीं पता फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्यों होता है ये पता है थ्रू डिफेक्ट की वजह से, जैसे कि हमारे थायराइड डिसऑर्डर हो गया, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हो गया, या किडनी प्रॉब्लम्स हो गया। तो गाइस ये आप कर लोगे अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं हम लोग इसी के जो पूछा था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसको आपको अच्छे से समझना है तभी आपका हो पाएगा। तो पीडीएफ का टेंशन नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किडनी जो होती है हमारी वो रेनिन को सिक्रेट करती है, रेनिन जो है वो AG1 को सिक्रेट करता है। तो एंजियोटेंसिन जो 1 है ना, ये AG2 में कन्वर्ट होता बाय हेल्प ऑफ एंजाइम एस। एस का मतलब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसको इसमें। तो AG2 का 3 काम है, कार्डियक वैस्कुलर हाइपरट्रोफी कर दो, या फिर सिस्टमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन कर दो, और सिक्रेट कर दो एल्डोस्टेरोन का। अगर ये काम कर रहे तो इंक्रीज कर देता है लोड और टेंशन को, और इस सिस्टमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन डेट में जो वेन्स है उसको पतला कर देता है और प्रेशर हाई हो जाता है। एल्डोस्टेरोन जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और ये रिटेंशन करने का काम करते हैं सोडियम को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। रिटेंशन मतलब सोडियम का कैसे हो रहा है, तो गाइस ये हमारी वेन्स है, ये आकर नमक जो है वो आकर के चिपक जा रहे हैं।
बस यही तो है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। अब हाई प्रेशर हो जाएगा तो हमारे हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। तो हमें जो ड्रग देते हैं ना पेशेंट को, वो रेनिन को दे देते हैं, रेनिन इनिबिटर्स, जिसको हम लोग एलिस्किरन कहते हैं। और ये सिर्फ एक ही ड्रग आता है इसमें। अब यहाँ पे एस इनिबिटर, जिसके अंदर जितने भी प्रिल वाले आते हैं, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो सब लिख दो, कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल और इनालप्रिल। और यहाँ पे AJ2 के आते हैं जार्टन वाले, कैंडी जार्टन, लो जार्टन, वेल जार्टन, ये सब लिख देना है। और रिटेंशन ऑफ सोडियम को हम लोग वो दे देते हैं ड्रग, जो कि डायरेटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रिटेंशन को एक्सक्रीशन करवा देता है, सोडियम को बाहर बॉडी के एक्सक्रीट कर देता है। सो इतना आप कर दो, बहुत है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जो कि हम बनते हैं लिपिड और प्रोटीन्स। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो हमारे जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, जो कि काम क्या है इनका, तो जो कोलेस्ट्रॉल है हो गया, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हो गए हैं, तो इन सबको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इनका बस आप ये लिख दीजिएगा, लिपोप्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं इसका, हमने इसको कॉलेज में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो मैंने इसी वजह से आपको बोला स्ट्रक्चर और सिंथेसिस दो चीजें पढ़ लो, आपका हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है एट्रोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, ये सब आते हैं इसके अंदर। और स्ट्रक्चर जो कि प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, जिसको हम लोग फाइब्रेट्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट्स आता है। तो कम से कम कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर आप कर पाओ। तो इसी वजह से जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था वो मैंने बना के आपको दे दिया क्लोफाइब्रेट्स का, और बाकी आप देख लीजिएगा, बना पाओ तो बनाइएगा हर एक उसमें। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेन, जिसके अंदर कोलेस्टामिन, कोलेस्टेपोल आता है। लिपोलाइसिस में निकोटिनिक एसिड्स आते हैं। तो ये हो गया। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर अब SAR पूछा हुआ है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का। तो गाइस मैंने फाइब्रिक एसिड का यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसका SAR देख लेते हैं। सो गाइस इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होता है, ऑक्सीजन होता है, जो स्पेसर होता है ना, ये नॉट कंपल्सरी कि सभी में हो, बट किसी किसी में होता है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, बनाओ या मत बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा है आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पे जो लास्ट में है वो COOH होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो ना, इसकी जगह पे CH3 भी आ सकता है, मिथाइल, या फिर CH2CH3 भी आ सकता है, सिर्फ H को हटा करके। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एक जनरल। अब समझिए, जो हमारा, अगर मैं AR को यहाँ पे हटा करके और मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग फॉर्म कर लेता हूं, जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। अगर जो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन होता है, अब इसके स्ट्रक्चर का अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो यह है क्लोफाइब्रेट, जिसमें COOH नहीं होता, यहाँ पे लास्ट में होता है COO, CH2, CH3 होता है जनरली। तो ये हमारा क्लोफाइब्रेट्स होता है। क्लोफाइब्रेट्स के अंदर जनरली जो आप Cl देख रहे हो पैरा पोजीशन पे, ये इंक्रीज करता है हाफ लाइफ को, जो इसकी हाफ लाइफ है इस ड्रग की, उसको इंक्रीज करता है बाय हेल्प ऑफ ये Cl। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लगा लीजिएगा, थोड़ा मैंने रफली बनाया है। अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है हाइपर लिपिडेमिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एंटी हाइपर लिपिडेमिया के लिए, एंटी हाइपर लिपिडेमिक प्रॉपर्टी के लिए। वहीं पे अगर हम बात करेंगे आइसोप्रोपाइल है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये अपना एक्टिविटी जो है वो फुल्ली शो कर पाते हैं। तो फुल्ली एक्टिविटी बाय हेल्प ऑफ दिस आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल की वजह से वो कर पाता है। और जनरली इसका कोई उतना महत्व नहीं है, ये जनरली उसके लिए होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, जैसे कि हमारे कंपाउंड्स हो गए क्लोफाइब्रेट्स, ये जो कि है प्रो ड्रग्स होते हैं ये, तो इनको पहले हाइड्रोलिसिस करना होता है। ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसके बाद ही ये एक्टिवेट हो पाते हैं और ये अपना काम दिखा पाते हैं। अब ये स्पेसर का थोड़ा अगर मैं काम बताऊं ना, तो यहाँ पे अगर आप 3 कार्बन लगा दोगे ना, तो जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा उसका नाम है जेम फिब्रोजिल। तो जेम फिब्रोजिल, अगर आप 3 कंपाउंड लगाओ, जो कि हमारा ये रहा कंपाउंड, और इसका और कुछ ज्यादा नहीं है, और यहाँ पे COH लगा देना बस, बाकी सब का सब एकदम सेम है। सो ये हो गया हमारा SAR।
सो गाइस अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टेरॉइड्स का। तो गाइस इसका ऑलरेडी मैंने ये देख रहे हो ना, ये जो भी नोट्स ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ से ही लिया हुआ है ये सारे नोट्स। सो इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो गाइस यूनिट वाइज है, जाके देखिए समझिए बहुत ही अच्छे से। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। अब समझिए कि जो क्वेश्चन में पूछा था, जो हमारे नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप ये समझिए कि जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये कंटेन करते हैं साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग को। रिंग है ये, जनरली एक न्यूक्लियस है, एक स्केलेटन है, जो कि हर एक स्टेरॉइड के पास होना ही चाहिए, नहीं तो वो स्टेरॉइड्स नहीं है। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो फिनेंथ्रीन आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसको हाइड्रोजनेशन करवाओ तो जो भी ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। और साइक्लोपेंटेन से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे दोनों का, तो हमारा बन जाएगा फाइनली साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। खत्म, यही तो था हमारा। और यही तो हमें करना था कि 3 बेंजीन रिंग और 1 पेंटेन का रिंग हो गया, बस खत्म। जिसमें 3 जो होंगे वो 6 कार्बन, जो डी वाला होगा वो सिर्फ 5 कार्बन का होगा। सिंपल सा है, बिना किसी दिक्कत के। अब नंबरिंग का थोड़ा सा समझिए कि 3 बेंजीन रिंग है, तो गाइस सबसे पहले ए और बी का करो, फिर सी और डी का करो। ए के ऊपर 1 2 3 4, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो 5 6 7, अब यहाँ पे 8 9 10। पहले बी कंप्लीट हो चुका है। सी पे आता है 11 12 13, यहाँ पे देख सकते हो 14 15 16 17। अब 18th जो आएगा ना वो 13 के ऊपर आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। और 19th जो आएगा ना वो 10 के ऊपर ही आएगा। और 20 जो आएगा वो 17 के ऊपर। और 17 के ऊपर जितने भी आएंगे ना वो सब 20 21 22 इस टाइप से आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको शो कर रखा है। अब आते हैं इसके नेमिंग पे, जो आपको ये लिखना है एग्जाम्स में। गोनेन स्केलेटन, जो कि सिंपलेस्ट होता है स्केलेटन, जो कि हमने अभी कवर अप किया 17 कार्बन का। और जो ईस्ट्रेन है, जो भी अब आपको समझाया कि एक एक्स्ट्रा कार्बन 17 के बाद 18वां कहाँ पे आएगा, तो 13वें के ऊपर आएगा। और 19वां कहाँ आएगा, तो हमारे 10वें के ऊपर आएगा, जो कि एंड्रोस्टेन स्केलेटन है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। प्रेग्नेन में कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो अभी आपको बताएं 18वां यहाँ पे, 19वां यहाँ पे और 20 21, 2 कार्बन आएंगे कहाँ पे, 17 के ऊपर लगा दो। फिर जितने भी आएंगे 19 के बाद सबको लगा दो। अब यहाँ पे टोटल आ रहे हैं 27, जो कि हमारा कोलेस्टेन है, तो 27 लगा दो यहाँ पे टोटल। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, 19वां यहाँ पे, उसका 20 21 22 23 24 25 26 27 टोटल हो गए यहाँ पे। अब इसी के अंदर हमें अल्फा बीटा समझना है। जनरली अल्फा और बीटा यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ रहता है। ये क्यों दिया हुआ रहता है ये आपको लिखना पड़ेगा, अभी वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में समझेंगे। तो अल्फा डॉटेड से समझाया जाता है, या फिर ऐसा लाइन खींच देते हैं, ये डॉटेड हो गया। और जो बीटा होता है वो सॉलिड लाइन, एकदम सीधी लाइन खींच देंगे, ये हो गया हमारा बीटा। अभी समझाऊंगा आपको। स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया यहाँ पे, ये रहा स्टीरियोकेमिस्ट्री। और इसके अंदर 2 सीरीज पढ़ना है आपको, एक कोलेस्टेन सीरीज और एक कॉप्रोस्टेन सीरीज पढ़ना है। तो क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर है हमारा। इसके अंदर कोलेस्टेन सीरीज के अंदर नॉर्मली मैंने एक 17 कार्बन नॉर्मली ले लिया, ऊपर आर लगा दिया मैंने। अब जनरली क्या होता है कि जो ए बी होता है ना, ये ए बी के अपोजिट होता है, सी डी के अपोजिट होता है। कैसे, वो भी समझा रहा हूं। ट्रांस मैनर में अपोजिट होता है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, कि ये इंडिकेट करता है कोलेस्ट्रॉन सीरीज अल्फा को ये यानी डॉटेड, यानी इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, या फिर डॉटेड के साथ हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका ये नॉर्मली एक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बोलूं, तो इस स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे। बट वही डॉटेड लाइन में जो आप देख रहे होंगे ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस स्ट्रक्चर के नीचे जो होगा वो सारे डॉटेड से रिप्रेजेंट होंगे और स्ट्रेट वाले ऊपर होंगे। तो वही यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस इतना ही आपको शो कर देना है। और ये चेयर फॉर्म मैंने बना रखा है इसका। और CH3 जो देख रहे हो स्ट्रेट लाइन ऊपर और डॉटेड नीचे, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है डेट में सी हाइड्रोजन जो है नीचे बना रखा है, बट ये है क्या, ऊपर है। और ये H नीचे है, CH3 ऊपर है, H नीचे है, बस। अब उसमें थोड़ा सा अलग है कि जो हमारा कॉप्रोस्टेन है, इसके अंदर जो ए और बी होंगे वो बस सिस मैनर में होंगे, बाकी सब प्रीवियस वाला ही है कहानी जो भी बताया मैंने। तो जो CH3 और जो हाइड्रोजन होंगे ये सिर्फ ऊपर होंगे, बाकी सब एक ऊपर नीचे, बस इतना ही करना था। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं था,
सिर्फ इतना ही आपको बना देना है। सो गाइस, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है SAR लोकल एनेस्थेटिक्स का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग। अब ये एरोमेटिक रिंग आप देख रहे हो ना, ये जरूरी है कि ये लिपोफिलिसिटी को बताता है उस ड्रग के। तो गाइस ये है डेट मींस लिपोफिलिसिटी, या जितना ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का होगा उतना ही ज्यादा ये अपने एक्टिविटी शो कर पाएगा, यही बताना है। और लिंकर ग्रुप में आपको बताना है ये ईस्टर और एमाइड दो तरह के यहाँ पे ग्रुप्स आकर के अटैच होते हैं। अगर ईस्टर वाला अटैच हुआ डेट मींस कम टाइम के लिए ये एक्शन शो कर पाएगा वो ड्रग, और अमाइड वाला ज्यादा टाइम के लिए। अमीनो ग्रुप जो कि एन आप देख रहे हो ये टर्सरी जनरली होता है, तभी आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो शो कर पाता है। अगर 2 डिग्री या 1 डिग्री हुआ ना तो ये जनरली इरिटेशन कॉज करेगा, और 1 डिग्री हुआ डेट मींस ये पूरा ही खत्म है, इसका कुछ काम नहीं है, ये इनएक्टिव ही फॉर्म शो करेगा। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिपोफिलिसिटी नेचर इंक्रीज होगा जितना ज्यादा उतना अच्छा हमारा पोटेंट होगा। लिंकर ग्रुप में वही दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो लेस ड्यूरेशन शो करेगा ईस्टर पे, अमाइड पे ज्यादा टाइम्स के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें अमीनो ग्रुप में तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जरूरी होता है जो अमाइड ग्रुप है वो सॉल्ट बनाने के लिए, इसी वजह से ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है। अपना नॉर्मल एक्शन जो शो करता है वो टर्सरी नाइट्रोजन ही शो करता है, अदरवाइज ये सेकेंडरी वाला एक्टिव होगा बट इरिटेंट कॉज करेगा, प्राइमरी वाला इनएक्टिव और इरिटेंट कॉज करेगा। सो गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो SAR पूछा है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का। जनरली आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड का बता देना है इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर तो आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड हमारा। सो गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Cl CH2 CH2 Cl CH2 CH2 N और R। यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2 क्लोरो इथाइल ग्रुप जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है अपने एक्टिविटी के लिए, नहीं तो नहीं शो करेगा। और जो Cl की जगह पे दूसरे हेलोजेंस अगर आप अटैच करना चाहते हो, फ्लोरीन ये सब, तो डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी को। इथाइल चेन जो होता है 1-2 ये मस्ट इंपॉर्टेंट है बेस्ट एक्टिविटी के लिए, अदरवाइज 3 लगा दोगे तो एक्टिविटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो गाइस यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कम से कम आपको इतना लिखना ही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो R है वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या फिर इसके अलावा आप लगा सकते हो फिनाइल सब्स्टिट्यूशन या फिर फिनाइल या पायरिडीन्स, ये सब लगा सकते हो जो कि ज्यादा स्टेबल आपको प्रोवाइड करवाएगा वो ड्रग। सो गाइस, इसके बाद जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, चाहे वो एसिटाजोलामाइड, क्लोरथाइजन, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे एसिटामिनाडायोन, एनिसिडोन हो गया, या फिर ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, फिर इंसुलिन के बारे में हो गया, इसके प्रिपरेशन के बारे में होगा, ऑलरेडी मैंने कवर अप कर रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने ये आप देख सकते हो ये जो नोट्स प्रीफर मैंने किया है ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, यहीं से मैंने कवर अप किया है सारे को। यहाँ पे यूनिट वाइज आपको सारे यूनिट्स के मिल जाएंगे, चाहे वो 4th यूनिट हो या फिर आपके जो 5th यूनिट हो, डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन के बारे में, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ये रहा आपके इंसुलिन अगर देखें तो ये रहा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट है, जो कि आपको ये सब अगर आप वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक पे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, और उससे इंप्रूव होगा आपके मार्क्स अगर आप उनको देखोगे, क्योंकि उसमें मैंने टाइम दे रखा है वीडियोस के लिए। और मोबाइल इश्यू की वजह से जनरली क्या हो रहा है कि मुझे दिक्कत हो रहा है, ये मैं 5th टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, हर 35 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स पे स्टॉप हो जा रहा है, पूरा वीडियो ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ आपको सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इसका PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल